हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एंड आप अपने आंसर्स सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब जहाँ तक आज के सेशन की बात है, हमने GS3 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इशू हैं आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट yet has not signed some of the most significant global treaties in this context. What are the reasons for the same? Do you think it's time to revisit India's stand on the issue? तो देखिए काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि इंडिया ने हमेशा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात की है। तो अब आपको ये चीज़ बतानी होगी कि कब कब बात की है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। क्या पूछा गया है? इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हैज़ नॉट साइंड सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल ट्रीटीज। ऐसा करने के बावजूद भी इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रीटीज साइन नहीं की हैं। तो अब ये आपका सेकंड पार्ट होगा। आपको बताना होगा कि वो कौन सी ग्लोबल ट्रीटीज हैं जो इंडिया ने साइन नहीं की हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद आपको बताना होगा कि साइन न करने की वजह क्या है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ने इन सिग्निफिकेंट ग्लोबल ट्रीटीज को साइन नहीं किया है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। फिर क्या पूछा गया है कि डू यू थिंक इट्स टाइम टू रिविजिट इंडिया स्टैंड ऑन द इशू। जिस वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्या इंडिया को दोबारा सोचने की जरूरत है? आपको ये बताना होगा। अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। तो ये अगला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। एंड आई होप अब आप इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, ठीक है। क्या पार्ट्स हो गए? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन वो ओकेजन्स बताइए जहां पे इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात की है। फिर आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी ट्रीटीज हैं जो इंडिया ने साइन नहीं की हैं, क्यों साइन नहीं की हैं, उसके क्या कारण हैं। देन शुड इंडिया ज्वाइन, क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, उसको रिविजिट करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, ये पूरा टॉपिक करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। अपने नोट्स बना लीजिए। काफ़ी सारे ट्रीटीज हैं और उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। अब 1 बाय 1 इन सारे ही पार्ट्स को हम देख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन। देखिए इंडिया का शुरू से ही क्या स्टैंड रहा है? वो स्टैंड है कंप्लीट एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। अब देखिए कंप्लीट का मतलब क्या है कि पूरा सफाया कर दो, किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन आपके पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कंप्लीट।
एंड यूनिवर्सल का मतलब क्या है? दुनिया की हर कंट्री उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कंट्री आपने छोड़ दी और बाकी के लिए आप इस ट्रीटी को ला रहे हो। तो कंप्लीट एंड यूनिवर्सल का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए ने अटैक किया था जापान के ऊपर। कहाँ पे? हिरोशिमा एंड नागासाकी। एंड तब से उसके जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड तभी से ये चीज़ हमेशा न्यूज़ में रहती है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। मतलब जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको आपको एलिमिनेट करना है या फिर रिड्यूस करना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक इंडिया की बात है, 1954 में ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उस पर हम बैन कर सकें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं कि इंडिया शुरू से ही कंप्लीट एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट के बारे में बात करता आया है। ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। अगर आपको 1954 का कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो काफ़ी तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखिए आपको वो सब इंस्टेंसेस बताने होंगे जहाँ पे इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखिए ये आपको याद ही रखना होगा और कोई तरीका नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंस्टेंसेस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि 1963 में इंडिया ने पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की थी। 1965 में ही इंडिया ने इस बात की एडवोकेसी की थी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको आप प्रोड्यूस भी नहीं करोगे, प्रोडक्शन, और उनको ट्रांसफ़र भी नहीं करोगे। तो इंडिया 1965 से इस बारे में बात करता हुआ आया है। देन 1988 में इंडिया ने यूएन में इस चीज़ को प्रपोज किया था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल फॉर कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो शुरुआत से ही इंडिया की पॉलिसी रही है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव रहा है। इसके बाद देखिए हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 74 में किया था, फिर 98 में किया था, और फिर उसके बाद हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि भाई हालांकि हमने न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी इसका फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे बगल में पाकिस्तान है, बगल में चाइना है, और दोनों से हमको थ्रेट होता है, और इन दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, तो भाई हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आपको लिखनी होगी कि कब कब इंडिया ने ऐसा कहा है। देन आप 2015 की जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो कंटेंट आपको डेवलप करना होगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी ही होंगी। देन आप बताइए कि कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं जो सिग्निफिकेंट हैं लेकिन इंडिया ने साइन नहीं की हैं। नंबर 1 और जो सबसे फेमस है वो कौन सी है? एनपीटी 1968, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सेकेंड वन इज सीटीबीटी 96 की ये ट्रीटी है, ये भी इंडिया ने साइन नहीं की है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एंड अभी रिसेंट ट्रीटी है जो काफ़ी न्यूज़ में थी, अभी 2021 में ये फोर्स में आई है, TPNW ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो अब आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि इंडिया ने इन ट्रीटी को क्यों साइन नहीं किया है। देखिए जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, उनका ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन इस ट्रीटी में क्या इशू है, इसमें कंट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कौन सी है? न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और दूसरी कौन सी है? नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब ये स्टेट्स कौन से हैं? 1 जनवरी 1967 से पहले जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे वो हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और ये कौन है? P5, जो हमारे यूएनएससी के P5 हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, देन यूके एंड फ्रांस। तो ये सभी न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और ये वेपन रख सकते हैं।
और ये जो ट्रीटी है ये एप्लीकेबल होती है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को लेके, इन 5 के अलावा। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया ऐसा मानता है। तो इस वजह से जो फर्स्ट ट्रीटी है वो इंडिया ने साइन नहीं की है। दूसरी ट्रीटी कौन सी है? CTBT 96। इसमें क्या है? इसमें जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उनको कंप्लीटली बैन किया गया है। लेकिन इंडिया का इशू क्या है कि इंडिया बात करता है कंप्लीट एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की, उस बारे में ये ट्रीटी कुछ नहीं बोलती है। और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किस तरह से टाइम बाउंड मैनर में डिसआर्मामेंट करेंगे, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। तो इस वजह से इंडिया इसको भी साइन नहीं करता है। तीसरी कौन सी जो अभी रिसेंट है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसमें क्या कहा गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनका डेवलपमेंट, उनका प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी टेस्टिंग, उनकी स्टॉक पाइलिंग आप नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें इशू क्या है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जो कॉम्प्लायंस सिस्टम है, उस पर इंडिया का इशू है कि आप किस तरह से वेरीफाई करोगे कि किसी कंट्री ने अपने आर्सेनल ख़त्म किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको अब यहाँ पे मेंशन करने होंगे। मैंने केवल आपको ब्रीफली समझा दिया है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देन कमिटमेंट का इशू है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इंडिया का इशू क्या है कि हमारे बगल में 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो जब तक यूनिवर्सल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट नहीं होगा तब तक इंडिया साइन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह, ठीक है। देन अब आती है कि क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, जो एक अगला पार्ट पूछा गया है। अब देखिए, इंडिया को एक बार सोचना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे फायदे हैं, वो फायदे आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, अगर इंडिया इन ट्रीटीज़ को ज्वाइन कर लेता है तो लॉन्ग टर्म में इंडिया का बेनिफिट होगा। किस तरह से? देखिए, जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसमें इंडिया अभी मेंबर नहीं है। देखिए, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम होती है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, इसमें बेसिकली 4 ट्रीटीज़ हैं। कौन कौन सी? एक तो है वासेनार एग्रीमेंट, दूसरा है MTCR, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एंड चौथा है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG। तो जो फर्स्ट 3 हैं इंडिया इसका मेंबर है, लेकिन फोर्थ वन का नहीं है। और उसका मेंबर बनने के लिए आपको NPT ज्वाइन करनी होगी। और अगर NSG का मेंबर इंडिया बन जाता है तो फिर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलेगी, ठीक है। तो एक बेनिफिट होगा। अगर इंडिया ट्रीटी को ज्वाइन कर लेता है देन इंडिया पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और बाकी की जो कंट्रीज हैं उनको मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। इंडिया अगर एक बार ज्वाइन कर लेगा तो फिर आप पाकिस्तान को भी बोल सकते हो कि भाई जो न्यूक्लियर रेस है इसको आप एंड करो, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं। देन आपको स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसका आप यूज़ कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में, माइनिंग में, एक्सप्लोरेशन में, जो बाकी कंट्रीज के पास में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी कि क्या बेनिफिट होंगे इंडिया के लॉन्ग टर्म में। अब आता है कंक्लूजन। देखिए, किस तरह से कंक्लूड करोगे कि इंडिया को एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के कंसर्न्स हैं उनको भी जो ग्लोबल ऑर्डर है उनको एड्रेस करना होगा। किस तरह के कंसर्न? एलिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब पे कुछ सोल्यूशन आना चाहिए। और जब इंडिया इनका मेंबर बनने की बात करता है तो वो एक फेज्ड मैनर में होना चाहिए कि पहले आप एक ऑब्जर्वर का स्टेटस ले लो, उसके बाद देखो कि क्या फंक्शनिंग है, अगर आपको सही लगे तो फिर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इनको ज्वाइन करना इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो इंडिया के जेन्युइन कंसर्न है उसको ग्लोबल ऑर्डर को एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और वो है कोविड-19 के ऊपर। देखिए क्या पूछा गया है, अलोंग विद अदर मेजर्स टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर क्रूशियल इन डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, एक्सप्लेन। क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे? जो कोविड-19 पैंडेमिक से जब आपको डील करना है तो उसमें जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जो तकनीक है,
उसका काफ़ी अहम योगदान होता है उस पेंडेमिक से डील करने में, और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे डील करने में। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए, देन आप बताइए कि क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो सकते हैं, एंड सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना होगा। ठीक है, तो केवल इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझानी है। अब वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, देखिए आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। आप कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि क्या मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन्स, फेस मास्क वगैरह, लेकिन इसके बावजूद भी इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं आप चाहें तो, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसके बाद वन बाय वन सारी जो टेक्नोलॉजी हैं उनको बता दें। जैसे कि क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं, आप एआई का यूज़ कर सकते हो। जो भी टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कैसे यूज हो सकता है। फीवर डिटेक्शन कैमरा आप यूज़ कर सकते हो कि भाई वो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेगा, उसकी स्क्रीनिंग वगैरह हो जाएगी। देन वायरस का प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसकी मैपिंग, उसका प्रिडिक्शन, इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें जो चेस्ट का सीटी स्कैन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको इवेल्युएट करने में एआई का यूज हो सकता है। देन डॉक्टर पेशेंट से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा है तो चैटबॉट आप यूज़ कर सकते हो एआई के माध्यम से, तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन रोबोटिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से, भाई सैम्पलिंग लेने होती है तो उसमें आप रोबोट्स का यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी। देन आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ की सप्लाई में, मेडिकल सप्लाई में, फूड में, असेंशियल आइटम्स में, कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको ड्रोन के माध्यम से आप चीज़ें सप्लाई करो। इन ड्रोन्स का आप सर्विलेंस में भी यूज़ कर सकते हो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका क्या मूवमेंट है, कहीं पे भीड़ वगैरह हो रही है क्या, लोग सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो ड्रोन्स का यूज आप कर सकते हो। इसके बाद क्या टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी। आप जीपीएस का यूज़ कर सकते हो लोगों को ट्रैक करने में कि भाई जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका क्या मूवमेंट है। अगर आपने किसी को क्वारंटाइन किया हुआ है तो उसका क्या मूवमेंट है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। देन 3D प्रिंटिंग, देखिए हमें काफ़ी बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि मास्क हो गया, वेंटिलेटर के वॉल्स हो गए, तो इन सब में 3D प्रिंटिंग का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप बल्क में काफ़ी सस्ती दामों पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3D प्रिंटिंग। इसके अलावा जो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लिख सकते हो, कोविन के बारे में लिख सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लिख सकते हो कि भाई क्योंकि स्कूल तो बंद है तो अब किस तरह से टीचिंग होगी, तो ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आईसीटी का यूज है। देन टेली मेडिसिन में आईसीटी का यूज है, एंटरटेनमेंट के लिए आईसीटी का यूज है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब किस तरह से कंक्लूड करोगे, तो काफ़ी तरीके हैं कि देखिए हम इस चीज़ को देख चुके हैं, जो फर्स्ट वेव आई है, सेकेंड वेव आई है, कि बिना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के इस चीज़ को हैंडल करना मुश्किल है। ठीक है, तो हमको जो इश्यूज हैं वो दूर करने चाहिए। किस तरह के इश्यूज हैं कि आज भी लोग टेक्नोलॉजी को प्रीफर नहीं करते हैं, उनके मन में एक फियर है, एक डिजिटल डिवाइड है, उसको हमको दूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप ना कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एंड गवर्नमेंट को फुल एफर्ट्स करने चाहिए कि वो जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो फिजिबल है उसको यूज़ करे, ताकि इस तरह के जो पेंडेमिक है, इस तरह का जो क्राइसिस है, इसको डील किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और वो क्या है, एक लर्नर की आंसर शीट हम देखेंगे। और आज भी मैंने वही किया है कि डिफरेंट लर्नर्स से हमने दोनों आंसर्स लिए हैं, ताकि दोनों के आंसर एक बार रिव्यू हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने स्टार्ट किया है, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1944 में, एंड इट्स 3 स्टेज एफर्ट्स। डॉक्टर होमी भाभा के बारे में आपने लिखा है। देखिए काफ़ी एक बड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, इसको छोटा करने की कोशिश करो। देन आपने बताया कि 1974 में हमारा फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी। तो देखो यार, ये पूछा नहीं गया है
ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी स्पेस कम होता है हमारे पास, तो जो चीज़ पूछी गई है उसी को एड्रेस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन आपने बताया कि इंडिया आर्ग्यूड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इन 2013, यूएनजीए डिक्लेयर्ड 26 सितंबर एज ए न्यूक्लियर अबोलिशन डे। अब देखिए इसमें इंडिया का क्या रोल है, जो आपने हेडिंग लिखी है इंडिया आर्ग्यूड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो इन दोनों का क्या लिंक है, वो लिंक आपको बताना होगा ना, ठीक है। देन आपने 26 जून 1946 जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट बताया हुआ है, एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड as it is every day, every country will have to devise and use the latest devices for its protection। देखिए ये पूरे पैराग्राफ में आपने कहीं पर भी नहीं बताया है कि इंडिया डिसआर्मामेंट की बात कर रहा है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक है, और काफ़ी स्पेस आपने इस पॉइंट में कवर कर लिया है। आप चाहते तो इसको एक या दो लाइन में कवर कर सकते थे, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करो क्योंकि लिंक नहीं बन रहा है, या तो लिंक बनाइए, ठीक है। देन 1954 आपने लिखा है, 1978 आपने लिखा है, 82 आपने लिखा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। देन आपने क्या किया है, सपोर्टर ऑफ डिसआर्मामेंट बट नॉट साइनिंग ग्लोबल ट्रीटीज, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है कि स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, वही बात आप कर रहे हैं। एनपीटी आपने लिखी है, उसकी क्रिटिसिज्म आपने बताई है। तो देखो आप चाहते तो क्या करते, एक ही जगह पे ट्रीटीज लिख देते और एक अगली हेडिंग में आप उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो आप बता देते कि इंडिया क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये फॉर्मेट भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने लिखा है कि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी, ये सही पॉइंट है। देन इट लीगलाइजेज गैप बिटवीन न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर नेशन, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो भी सिमिलर पॉइंट है, इसमें कैटेगराइज किया गया है न्यूक्लियर स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर, तो दोनों सेम ही है, रिपीट मत करो, ठीक है। देन आपने फिर से यहाँ पे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के बारे में लिखा है और काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आपने बता दिया है। देखो यार इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप बता चुके हो, आपने जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट बता दिया था, तो बार बार मत लिखिए, जो रिलेवेंट पॉइंट है वो बताइए, ठीक है। सीटीबीटी के बारे में आपने लिखा है, ठीक है, उसके बारे में बताया। तो देखो आपने एक टीटी छोड़ दी है जो भी न्यूज़ में थी, अगर आप इसको न लिखते और उसको लिख देते तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते। क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करो, नॉलेज ज़्यादा नहीं बतानी है, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नॉलेज बताइए। कभी कभी क्या होता है ना कि अपने को बहुत सारी चीज़ें पता है और हम कोशिश करते हैं कि हम सब चीज़ें लिख दें, लेकिन उसका मतलब बनता नहीं है। जो डिमांड है उसको देखो, एक बैलेंस बना के चलो आपकी नॉलेज के बीच में, और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, वो बैलेंस ज़रूरी है। आपने सीटीबीटी बताया, तीसरी चीज़ आपने छोड़ दी, और जो नेक्स्ट पार्ट है कि क्या हमको रिविजिट करना चाहिए, वो आपने छोड़ दिया, तो मतलब नहीं है ना, तो वो भी चीज़ आपको बतानी होगी, ये चीज़ को आपने मिस कर दिया है, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलो, जितने पार्ट्स पूछे गए हैं उनको एड्रेस करो। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पता है तो उस पर कंट्रोल रखो ना, रिक्वायरमेंट जो है उतना ही आप लिखिए। फिर आपने कंक्लूड किया है, तो मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ा कंक्लूजन ना आपका छोटा होना चाहिए, 3 से 4 लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपने ग्लोबल नो फर्स्ट यूज़ की बात की है, ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, थोड़ा सा इसको ना लिमिट करो, थोड़ा छोटा आपको लिखना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए जब ये आंसर शीट मैंने देखी तो चेक करने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं चेक करूँगा तो क्या होगा कि मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, और ये जिसकी भी आंसर शीट है इनकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा मेरा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ इम्पैक्टेड ओवर लाइफ, ठीक है। तो देखो ना ये 10 मार्कर है, तो इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा छोटा होना चाहिए, 2 से 3 लाइन। ये फर्स्ट 2 लाइन्स आप छोड़ दीजिए, बाकी की जो 3 लाइन है ये काफ़ी हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। देन आपने बताए हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो देखो आपने क्या किया है, आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है उनको बताया है। मैंने क्या किया था, मैंने टेक्नोलॉजी का नाम लिया और उसके बाद उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है वो मैंने बताई थी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहोगे। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी और फिर उसके एग्जाम्पल वो बेस्ट सूटेबल होगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग की आपने बात की है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आपने बात की है, आरोग्य सेतु, आपने ऑनलाइन डिलीवरी की बात की है,
आपने रोबोटिक्स ड्रोन्स की बात की है, मिस इन्फॉर्मेशन की बात की है, फिटनेस हेल्थ की बात की है। तो देखो, ऑल्दो ये सब पॉइंट जेन्युइन पॉइंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने छोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स अच्छा पॉइंट है, उसको आप पहले लिखो। और भी कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं, मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन सा पॉइंट मोस्ट रिलेवेंट है। ठीक है, अब जैसे ऑनलाइन लर्निंग आपने बताई, डिस्टेंस लर्निंग आपने बताई, तो इसको आप बाद में लिखिए। इससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपके फर्स्ट पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा वर्क करो। कंटेंट का इशू नहीं है, कुछ पॉइंट्स हालांकि मिस किए हैं आपने, लेकिन वो आपको पता चली जाएंगे। देन आपने टेम्परेचर मॉनिटरिंग की बात की है, वायरलेस थर्मोमीटर की आपने बात की है। थोड़ा स्पेलिंग, अच्छा ये एच आपने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा अवॉइड करो इसको। देन आपने कंक्लूड किया है, फिर से आपने काफ़ी लंबा कंक्लूजन लिखा है, 2 से 3 लाइन काफ़ी है। जो लास्ट की 3 लाइन है वही इनफ है कंक्लूड करने के लिए। इट कैन हेल्प टू स्प्रेड, एजुकेट, एम्पावर दोज ऑन द ग्राउंड टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। ये काफ़ी है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। और दूसरा ना, काफ़ी कुछ ब्लैंक स्पेस आपने ना छोड़ा हुआ है, तो अवॉइड करो, क्योंकि वैसे ही अपने पास स्पेस कम होता है और कंटेंट ज़्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए कि ब्लैंक स्पेस आपका कम से कम रहे। ठीक है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इसी के साथ ये लेक्चर में यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। दोनों ही क्वेश्चन और आंसर शीट हमने डिस्कस कर ली है। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं सबका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ गुड बाय, ऑल द बेस्ट।